प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आमिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं संविधान की इस पाठशाला में। दोस्तों, पिछले मेरे जो दो वीडियो बने, एक संविधान सभा के ऊपर और दूसरा था प्रस्तावना के ऊपर। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही साधारण टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार बहुत ही आसान और सरल सवाल दे दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि ये इतना साधारण टॉपिक है, क्योंकि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो सवाल हमसे अछूते रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के 22 भागों के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान 22 भागों में बटा हुआ है और इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। आज हम इन 22 भागों के संबंध में ही बात करेंगे और इनको याद करने का तरीका सीखेंगे। मैं बेहद ही आसान ट्रिक्स के साथ आपको इन 22 भागों को याद कराऊंगा और उम्मीद करता हूं एक बार वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आपको दोबारा कभी भी इन 22 भागों को भूलने की समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। संविधान के 22 भाग। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं 1 से लेकर और 10, ये जो शुरुआत के 10 भाग हैं, इनके लिए एक ट्रिक यूज करूंगा। एक छोटी सी ट्रिक बाकी 11 से लेकर 16 तक यूज करेंगे। उसके बाद बचे हुए 22 भागों तक हम एक तीसरी ट्रिक देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी पहली ट्रिक के साथ। देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली ट्रिक होगी वो है यूसीएफडीआई में। एफडीआई आपने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता है, उसी से आप इसे याद रख सकते हैं। यूसीएफडीआई में यूएस भी यूपी से आगे है। ठीक है दोस्तों, इस ट्रिक में आप देख पा रहे हैं कि कुछ कैपिटल लेटर्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि इन्हीं कैपिटल लेटर्स से ही हमारे हर एक भाग का नाम निकल के आएगा। मैंने जैसा कि मैंने पिछले अपने वीडियोज में बताया है कि पॉलिटी में, संविधान में आप कोशिश कीजिए अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड याद रखने की। इससे पॉलिटी बहुत आसान हो जाती है और कम शब्दों में आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आप पॉलिटी में एक हिंदी शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि उसका नाम आप पढ़ते हैं निसृत। हिंदी वर्ड है निसृत। अब मैं आपसे इसका मीनिंग पूछूं कि निसृत क्या होता है, तो शायद आप में से अधिकतर लोगों को इसका मीन्स मालूम नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान का 7वां भाग निसृत कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ? जबकि मैं इसी चीज को, इसी बात को अगर इंग्लिश में दोहराऊं या फिर एक आसान भाषा में कहूं कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भाग डिलीट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड आपको याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, पहला जो वर्ड है हमारा वो है यू से। ठीक है दोस्तों, तो संविधान का भाग 1 यू से शुरू होगा। यू अर्थात यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन में संघ, टेरिटरी मतलब राज्य क्षेत्र, कहां तक उसका क्षेत्र फैला हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत देश, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और इसके अंदर आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने को मिलते हैं। यानी कि भारतीय संविधान का उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग है वो हम देखेंगे सेकंड वर्ड सी से। सी मींस सिटीजनशिप, नागरिकता। आपने देखा हाल ही में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में काफी ज्यादा बवाल देखने को मिला। नागरिकता संशोधन को लेकर पूरे देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे गए, जिनमें शाहीन बाग एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आपने देखा होगा कोरोना वायरस से जस्ट पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो सिटीजनशिप क्या है, कौन भारतीय होगा और कौन नहीं होगा, किन किन आधारों पर आपको भारतीय होने या भारत की नागरिकता दी जा सकती है, किन किन आधारों पर आपसे भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है, ये सभी नियम जो हैं ये संविधान 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य भारतीय संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तीसरा भाग जो है वो स्टार्ट होगा हमारे तीसरे कैपिटल वर्ड एफ से। एफ मींस फंडामेंटल। तो संविधान के भाग 3 में
फंडामेंटल राइट्स या मैं यूं कहूं मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। और इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। इनमें आपको भारतीय नागरिक होने के नाते किन किन कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, धर्म का अधिकार, बोलने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सारे जो मौलिक अधिकार हैं इन सभी का उल्लेख आपको भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। अगला जो भाग है वो हम लेंगे अगले एक वर्ड से, डी से। भाग 4 डायरेक्टिव, डी से बनेगा डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। साथियों, भाग 4 में भारतीय संविधान राज्य सरकारों को कुछ निर्देश देता है, कोई कुछ गाइडलाइन देता है कि वो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति का निर्माण करें। राज्य सरकारें किस प्रकार से कानून बना सकती हैं, कौन सा कानून पास कर सकती हैं, इन सभी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलता है। देन हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 4K, या हम इसे 4A भी कह सकते हैं। चूंकि इसमें K या A जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब मूल भारतीय संविधान में यह मौजूद नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान ने अगर हमारे लिए मौलिक अधिकार दिए हैं तो हम इस देश के प्रति हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य है जिनका पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए संविधान ने 11 मौलिक कर्तव्य बताए हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4K में आपको मिलता है। यहां पर मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताएंगे। देखिए, मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। तो आपको बताना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला भाग है 5वां, वो हम अगले कैपिटल वर्ड यू से लेंगे। यू, भाग 5 यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, यानी कि केंद्र सरकार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में मुख्यतः 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है आपकी स्थानीय शासन या स्थानीय गवर्नमेंट, जिसमें पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। तो जो सबसे बड़ी सरकार है केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें लगभग 100 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के मध्य भाग 5 में यूनियन गवर्नमेंट का उल्लेख दिया गया है, जिसमें आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, जिसमें आप उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जिसमें आप प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे, मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, ठीक है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें आप संसद के बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो 6वां भाग है वो हम लेंगे अगले कैपिटल वर्ड एस से। एस यानी कि स्टेट। भाग 5 में केंद्र सरकार है और भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के मध्य दिया गया है। ठीक है, इसमें हम, जहां हमने भाग 5 में राष्ट्रपति पढ़ा, इसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक है, जहां हमने केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री देखा, वहां भाग 6 में हम मुख्यमंत्री देखेंगे। जहां हमने संसद देखा, यहां पर हम विधानमंडल पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर जहां हमने सुप्रीम कोर्ट देखा भाग 5 में, वहीं हम भाग 6 में हाई कोर्ट देखेंगे। ठीक है, सिमिलर है, केवल अनुच्छेद और नाम परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जिनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अगला जो भाग है भाग 7, ठीक है, ये हम लेंगे अगले कैपिटल वर्ड से बी। ठीक है दोस्तों, भाग 7 स्टेट्स इन पार्ट बी, यानी कि बी श्रेणी के राज्य। अब सवाल ये उठता है कि बी श्रेणी के राज्य होने से क्या मतलब है। ठीक है, देखो दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में हुआ, यानी कि 1956 से पहले
भारत के अंदर राज्यों की स्थिति वैसी नहीं थी जैसा आज हम देखते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि राज्य छोटा हो या बड़ा हो, उनके लिए जो सीमाएं दी गई हैं, उनके लिए जो पावर्स दी गई हैं, वो सभी के लिए समान है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 1956 से पहले ऐसा नहीं था। 1956 से पहले हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों की श्रेणियां बनाई हुई थी और इन श्रेणियों की संख्या थी 4। ए श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी के राज्य, सी श्रेणी के राज्य और डी श्रेणी के राज्य। अभी क्या है, जब मैं भाग 1 आपको पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा मैं आपको बताता हूं। देखिए, ए श्रेणी के राज्य, ए श्रेणी के राज्य में उन राज्यों को रखा गया जो सन 1935 तक सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होते थे, जहां पर ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश कंपनी सीधा शासन करती थी। उन्हें ए श्रेणी के राज्य रखा गया, उन्हें ए श्रेणी के साथ राज्य बना गया। बी श्रेणी में हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थी, कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी। तो बड़े आकार की रियासतें जो थी उनको बी श्रेणी में रखा गया। ध्यान रखिएगा, 1956 से पहले राजस्थान भी बी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी में छोटी रियासतें और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया और डी श्रेणी जो थी वो रखी गई ऐसे क्षेत्रों के लिए जो आगे आने वाले समय में भारतीय संघ में शामिल होने वाले थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 4 श्रेणियां हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत 1956 में भारत में जो रियासतें थी उन रियासतों को खत्म कर दिया जाता है और इन सभी को भारतीय संघ में मिलाकर एक राज्य बना दिया जाता है। सभी को राज्य होने का दर्जा दे दिया जाता है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, इन सबको हटा दिया जाता है। और 1956 में यहां पर हम देखेंगे कि भारत को कई समान राज्यों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब चूंकि भारत में सभी ABCD श्रेणी जो राज्यों की श्रेणियां थी उनको खत्म कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही भाग 7 में बी श्रेणी के राज्यों का उल्लेख दिया गया था अनुच्छेद 238 के तहत। तो अब इसका होना ना होना बराबर है, इसको हटाना अनिवार्य हो गया। तो हम देखेंगे कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इस 7वें भाग को निश्रित कर दिया गया। यहां पर शब्द आया है निश्रित, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले किया था। निश्रित मतलब डिलीट, हटा दिया गया। कि अगर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद फिलहाल वर्चस्व में नहीं है, तो वो है अनुच्छेद 238, प्रभावी बिल्कुल नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा भाग है, भाग 8, वो हम लेंगे अगले एक वर्ड से जिसका नाम है यू। ठीक है, भाग 8 में यू का मतलब फिर से यूनियन होगा। यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 239 से और 242 के मध्य दिया गया। ठीक है, हमारे देश के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख संविधान के भाग 8 में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो भाग है 9, वो हम लेंगे अगले वर्ड पी से। पी का मतलब होगा दोस्तों पंचायत। भाग 9 में स्थानीय शासन की बात कही गई है और इसमें पहली जो चीज आती है वो आती है पंचायत, गांवों के शासन के लिए। ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243 ओ में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि भाग 9 के साथ 2 नए भाग जोड़े गए, भाग 9A और भाग 9B। इसे आप कह और कह भी समझ सकते हैं। भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, 243 से 243 ZG तक। ठीक है, उसके अलावा ये जो नगर पालिकाओं का ये जो भाग है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। कई बार भाग 9 पंचायत और भाग 9 के नगर पालिका, इनके संबंध में सवाल दिया गया है। कई बार सवाल दे दिया जाता है कि पंचायत और नगर पालिकाएं क्रमशः किन संविधान संशोधनों के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है, भाग 9
73वें और भाग 9 के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी जाती है। अब आप कहोगे सर भाग 9 में तो पंचायतें ऑलरेडी थी। जी नहीं, इन्हें बाद में जोड़ा गया। भाग 9 में पहले अंडमान और निकोबार प्रदेश के बारे में बातें कही गई थी, जिन्हें वहां से हटाकर इसमें पंचायतों को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, भाग 9 ख या बी, जिसमें सहकारी समितियों का उल्लेख दिया गया है, जो लेटेस्ट आप इसे कह सकते हैं बहुत अभी नवीन तरीके से जोड़ा गया है। ये सबसे बाद में जोड़ा गया एक भाग है हमारे संविधान का। ठीक है, ये आपने देखा 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया है, सबसे लेटेस्ट है, सबसे बाद में जोड़ा गया एक भाग है संविधान का। ठीक है, आगे भाग 10 हम लेंगे एसई का मतलब होगा दोस्तों शेड्यूल। ठीक है, आपने सुना होगा SC ST शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, 10वें भाग में हम देखेंगे एससी का मतलब होगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, दरअसल आप देखेंगे कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, जहां पर जनजाति ज्यादा रहती है, जनजातीय निवास ज्यादा होता है, अनुसूचित जातियां बहुत रहती हैं, तो वहां पर हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता। उनके लिए कुछ अलग से संस्थाएं स्थापित की गई हैं भारतीय सरकार द्वारा। तो उनके लिए जो बातें यहां पर इन क्षेत्रों के लिए जो शासन करने के नियम जो दिए गए हैं, वो भारतीय संविधान के भाग 10 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 244 के अंदर। ये शुरुआत के ट्रिक में हमारे शुरू के 10 भाग आते हैं। इनको याद रखने का एक दूसरा तरीका भी है, ये आपस में इंटरकनेक्ट है। भाग 1 से लेकर 4 तक आपस में जुड़े हुए हैं, भाग 5 से लेकर 10 तक आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की। जब बात होती है संविधान कहां, संविधान के लिए एक चीज का होना बड़ा जरूरी है, किसी देश का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले भाग में हमारे देश का उल्लेख दिया गया है, हमारे संघ का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और एक देश का निर्माण होता है उस देश के नागरिकों से मिलकर। एक देश तभी होगा जब उस देश में निवास करने के लिए नागरिक होंगे। ठीक है, तो भाग 1 भारत देश से रिलेटेड, भाग 2 भारत देश में निवास करने वाले नागरिकों से रिलेटेड, भाग 3 उन नागरिकों के अधिकारों से संबंधित। नागरिक हैं तो नागरिकों को सरकार को कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे। ठीक है, डिक्टेटरशिप तो नहीं चल सकती संविधान में। ठीक है, तो यहां पर मौलिक अधिकार भाग 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो सरकार बनाई जाएगी, इस सरकार के कुछ दायित्व होंगे लोगों के प्रति, नागरिकों के प्रति, वो लोगों का ख्याल रखें। उसकी वजह यह है कि लोग उसके लिए टैक्स पे करते हैं, तो सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो लोगों के स्वास्थ्य का, शिक्षा का, रहन सहन का, सबका ख्याल रखे। और देखिए, भारत सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलाती है कि जब एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है तभी से उसकी देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। ये राज्य के निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य की जिम्मेदारी है। आप देखेंगे कि जब एक औरत गर्भवती होती है तो जच्चा और बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए सरकार टीकाकरण योजना के तहत टीके लगाती है। फिर सुरक्षित प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि देती है ताकि लोग अस्पतालों में आकर प्रसव कराएं, जच्चा और बच्चा स्वस्थ रहें। देन उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, उसके आहार का ख्याल रखने के लिए आंगनबाड़ी खोली जाती हैं। फिर उसके बाद उनकी शुरुआती शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोगों के भलाई के लिए या लोगों की देखभाल के लिए सरकार तमाम तरीके की योजनाएं चलाती हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निभानी पड़ती है। वजह इसकी यह है कि इस देश के नागरिक सरकार को इस बात के लिए टैक्स पे करते हैं। तो फिर से रिपीट करता हूं, पहला भाग हमारे देश का, दूसरे भाग में इस देश में रहने वाले नागरिक, तीसरे भाग में उन नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं, चौथे भाग में इन नागरिकों के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है, और चौथे भाग क में
नागरिकों का देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। भाग 5 से और 10 तक यहां पर सरकारों का उल्लेख है। देखिए दोस्तों, सरकार सबसे बड़ी केंद्र सरकार होगी, फिर राज्य सरकार होगी, राज्य सरकारों के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में भी सरकार चलाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। उसके बाद गांवों में सरकार चलाने के लिए अलग पंचायतें होती हैं। उसके बाद नगर पालिकाएं होती है नया स्थानीय शासन चलाने के लिए। वो सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। देखिए, भाग 5 में सबसे बड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार आपको देखने को मिलेगी। भाग 6 में आपको राज्यों में राज्य सरकार देखने को मिलेगी। उसके बाद भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का जो नियमन है, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन है, वो किस प्रकार से चलेगा, किस सरकार कैसे बनेगी, वो सभी भाग 8 में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गांव में वहां का शासन कौन चलाएगी, पंचायत, यहां पर पंचायत की सरकार होगी। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं छोटे कस्बों बड़े शहरों में, जहां पर नगर पालिकाएं, नगर परिषद जैसी चीजें आपको देखने को, स्थानीय संस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यहां पर ये स्थानीय सरकार का एक स्वरूप है। ठीक है। उसके बाद सहकारी समितियां हैं। और देन 10वां भाग जो है, 10वां भाग, यहां पर सरकारें जो है वो उन क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं जहां पर जनजाति ज्यादा संख्या में निवास करती है, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, उनके रीति रिवाज डिफरेंट है। उनके कल्चर को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारत सरकार जो है उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 10 तक ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाग 11 से लेकर और भाग 15 तक। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक ट्रिक है आपके सामने, आपको ये जो शब्द है इसे पढ़ना रफी। ठीक है। एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम है रफी, जो ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। आप ये मानिए कि उसे वोट डालने जाना है, और वोट कहां डालती है, जिसे आप कहते हो बूथ कैंप, जिसे आप कहते हो मतदान केंद्र। ठीक है, इलेक्शन बूथ। तो वहां पर वो ट्रेन से जाता है। तो रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। यहां पर जो कैपिटल वर्ड्स हैं, यहां से हमें हमारे सारे भाग मिलेंगे। देखिए, भाग 11 ये लेंगे हम आर ई से। आर ई से बनेगा रिलेशन। रिलेशन मीन संबंध, और संबंध होंगे सरकारों के मध्य। ठीक है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध। ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किस प्रकार के संबंध होंगे, केंद्र सरकार किन सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार कौन सी विषयों पर कानून बनाएगी। ठीक है। दोनों पर कौन का कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानूनों को किस प्रकार से ओवरलेप करेगी, ओवरटेक करेगी, वो सारे नियम जो हैं वो आपको संविधान के भाग 11 में देखने को मिलते हैं, जिसका उल्लेख 245 से 263 के मध्य दिया गया है। आर्टिकल 245 से 263। ठीक है, समझ आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा भाग है वो हम लेंगे एफ आई से। ठीक है। एफ आई से बनता है दोस्तों फाइनेंस। ठीक है। फाइनेंस यानी कि वित्त, यानी कि पैसा। देखिए दोस्तों, जब आपके पास फाइनेंस होगा, पैसा होगा, तो आप उसके प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, तो आपके पास संपत्ति आ जाएगी। और प्रॉपर्टी जब हम खरीदते बेचते हैं तो दो लोगों के विरुद्ध, दो पार्टियों के विरुद्ध एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, संविदा होती है। और जहां कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट टूटते भी हैं। ठीक है। और जब दो पार्टियों के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद करते हैं, सूट्स करते हैं, यानी कि वाद, वो कहीं ना कहीं अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। ठीक है। तो यहां पर भाग 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इनके बारे में उल्लेख दिया गया है। फाइनेंस मींस वित्त, संपत्ति, संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट, इसको हिंदी भाषा में संविदा कहते हैं, और सूट्स को कहते हैं वाद विवाद। ठीक है। आर्टिकल 264 से 300A तक यह आपको मिलता है। ठीक है। अब देखिए 300A जो है ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया था। ठीक है। मैं आपको याद दिला देता हूं, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो हमारे पास एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो वर्तमान में नहीं है, जिसे भाग 3 से हटाया गया और उसे भाग 12 के अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, इसलिए 300A यहां पर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम भाग लेंगे, भाग 13, वो हम लेंगे टी वर्ड से। ठीक है। यहां पर हम देंगे भाग 13 में TRA, ट्रे। ट्रे मतलब ट्रेन से आपको लेना है ट्रेड। यहां पर आप देखेंगे ट्रेड, कॉमर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार।
ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको नियम मिलेंगे भारत सरकार के कि भारत के भीतर किन किन आधारों पर, किन किन नियमों के आधारों पर आप ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। दो राज्यों के बीच में कैसे ट्रेड होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने, माल ले जाने पर कौन कौन से टैक्स लगाएंगे, राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स ले सकती है, केंद्र सरकार कौन कौन से टैक्स लेगी, इन सभी का निर्धारण भारतीय संविधान के भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307 के मध्य दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड होगा, अगला जो भाग होगा ट्रिक से, वो होगा एसई। ठीक है, यहां पर भाग 14 में देखेंगे एसई। एसई का मतलब सर्विस। सर्विस मींस नौकरी या सेवा। और आपको पता ही है सरकार सेवा जो है, जिसके लिए हम इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक हम पढ़ रहे थे, कोरोना महामारी में भी हम लोग लगे हुए हैं अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये सेवाएं कितनी प्रकार की, मुख्यतः आपने देखा होगा सेवाएं दो ही प्रकार की हैं, एक होते केंद्र सरकार की नौकरी और एक होते राज्य सरकार की नौकरी। ठीक है, तो केंद्र के अधीन क्या होगा और राज्य के अधीन क्या होगा, कौन कौन सी सेवाएं केंद्र के अधीन होगी, कौन कौन सी राज्य के अधीन होगी। जैसा कि आपको पता होगा, एक जिले में सबसे बड़ा जो अधिकारी होगा वो होता है वहां का जिला कलेक्टर, आईएएस। ठीक है, उसकी नियुक्ति कहां से होगी, केंद्र से होगी। उसके अलावा आरएस जैसे आप देखते हैं डिप्टी कलेक्टर वगैरह, और जो राज्य की सेवाएं होती है वो उसके अधीन होती है। ठीक है, तो इन सभी का उल्लेख संविधान के भाग 14 में दिए गए। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 308 से 323 तक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा भाग आएगा वो आएगा इलेक्शन से। ठीक है, यहां पर भाग 15 में आप देखिएगा भाग 14A, यहां पर बाद में ये और जोड़ा गया है 14A, अधिकरण। अधिकरण के लिए एक इंग्लिश वर्ड होता है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, अधिकरण। आपने सुना होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसी प्रकार जो सिविल सर्विस हैं उनसे संबंधित जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल होता है। ठीक उसी प्रकार दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है किसी जल बंटवारे को लेकर, किसी और चीज को लेकर, तो ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ट्रिब्यूनल है भारत के अंदर। तो ये जो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, अधिकरणों से रिलेटेड जो चीजें हैं ये बाद में बनाई गई, बाद में संविधान में जोड़ी गई। और ट्रिब्यूनल जो है ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 323 के मध्य दिया गया, ए और बी। ये बहुत बार सवालों में पूछा जाता है, इसे जरूर अंडरलाइन करके आप अपने नोट्स में याद रखेंगे। ठीक है, 14A ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। इसे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला भाग है भाग 15, जो हम लेंगे इलेक्शन से। ठीक है, इलेक्शन यानी कि निर्वाचन। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था कि एक बार 10+2 के एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया गया था। तो जो निर्वाचन से संबंधित निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, ये सभी चीजें जो है ये आपको संविधान के भाग 15 में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 16, ये हम लेंगे पीआर से। पीआर का मतलब होता है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब उपबंध यानी कि नियम। यहां पर हम देखेंगे कि भाग 16 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं सर्टेन क्लासेज, कुछ वर्ग विशेष के लिए कुछ उपबंध दिए गए हैं। कौन कौन से विशेष वर्ग हैं, जैसे कि एससी है, शेड्यूल कास्ट है, एसटी है, शेड्यूल ट्राइब्स है, इसके अलावा एंग्लो इंडियन है। ठीक है, और आपको याद हो रखना होगा कि हाल ही में एंग्लो इंडियन से लेकर आपने देखा होगा 104वां संविधान संशोधन हुआ। क्या आपको पता है वो क्या था? जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में ये आपको ध्यान होगा कि हर राज्य के विधानमंडलों में, संसद में, लोकसभा में, विधान आप देखेंगे राज्यसभा में एससी और एसटी के लिए फिक्स कोटा दिया जाता है, फिक्स सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। एंग्लो इंडियन के लिए जैसे भारतीय संविधान में यहाँ पर लोकसभा में 2 सीटें अलॉट की जाती थी। हाँ जी, जाती थी, मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो प्रोविजन हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। 104वें संविधान संशोधन में तय किया गया कि जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति उनको दी गई थी। ये जो प्रोविजन था ये अब हटा दिया गया है।
लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का जो प्रोविजन है रिजर्वेशन का, ये अगले 10 सालों के लिए 104वें संविधान संशोधन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2023 तक ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए बनाए गए हैं, दिए गए हैं, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 16 में दिया गया है, अनुच्छेद 330 से 342 के मध्य। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रफी ट्रेन से इलेक्शन बूथ पर गया। भाग 11 रिलेशन, आर से क्या बनेगा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध। भाग 12 एफआई से बनेगा फाइनेंस, जहां पैसा होगा वहां प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स टूटते हैं तो सूट्स होते हैं। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विवाद। भाग 13 में ट्रे से बनेगा ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत के भीतर वाणिज्य व्यापार के समागम किस प्रकार से व्यापार किया जा सकता है। भाग 14 में एसई यानी कि सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन सेवाओं का उल्लेख दिया गया है। 14A में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 15 में निर्वाचन आयोग और निर्वाचन के संबंध में उल्लेख दिया गया है। और भाग 16 में SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए जो ये विशेष वर्ग है, इनके लिए जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं, उनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भाग 17 से लेकर और 22 तक याद रखने के लिए एक बहुत आसान सी बेसिक सी ट्रिक से कुछ वर्ड आपको याद रखने होंगे। इसे आप पढ़ सकते हैं लिमिट्स, लिमिट नहीं लिमिट्स, आप इसे पढ़ेंगे लिमिट्स। ठीक है दोस्तों, इसके हर एक वर्ड से एक भाग निकल के आएगा। जैसे भाग 17, ठीक है, जो हम लेंगे एल से। एल मीन्स लैंग्वेज यानी कि राजभाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजभाषा, हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, हिंदी। लेकिन हमारे देश हिंदी को अभी तक राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया जा सका है। जब करने की मांग उठी तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि आप पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं बना सकते। तो राजभाषा तो हमारी हिंदी है, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जो आपको पता होगा कुछ राजभाषाएं हैं, 22 भाषाओं को ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, राजभाषा हमारी हिंदी है। इन सभी का उल्लेख जो आपको मिलेगा वो संविधान के भाग 17 में 343 से 351 के मध्य देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भाग 18, यहां पर ई से बनेगा दोस्तों इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। ठीक है, यहां पर इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बात की गई है। भारतीय मैं ये कह सकता हूं कि यहां से सवाल हमेशा बना के दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मौलिक अधिकार जितना इंपॉर्टेंस रखता है, सेम उसी प्रकार भाग 18 भी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य 3 प्रकार के आपातकाल लगाने की शक्ति दी है, 352, 356 और 360। इमरजेंसी प्रोविजन किन किन आधारों पर वो लगाए जाएंगे, किन की सिफारिश पर लगाए जाएंगे, उनकी सिफारिश लिखित होगी या अलिखित होगी, ठीक है, कितने समय तक के लिए लगाए जाएंगे, उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रोविजन होगा, ये समस्त जो उपबंध है, नियम है, ये आपको भारतीय संविधान के भाग 18 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एम। ठीक है, एम यानी कि मिसलेनियस, हिंदी में से प्रकीर्ण कह सकते हैं, इसे आप विविध कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो अब कुछ बच गया है, जो विभिन्न प्रकार के मिक्सर जो है, वो सारे के सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 19 में डाल दिए गए। ठीक है ना, बचे हुए जितनी भी चीजें हैं वो मिसलेनियस में आ गई है। उसके अलावा हमारा भाग 20 ए से हम स्टार्ट करेंगे। ए मींस अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मींस संशोधन। और संशोधन किस में होगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम संविधान में संशोधन की बात करेंगे। इसमें मात्र एक अनुच्छेद, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से होंगे, आपको पता है 3 प्रकार के संविधान संशोधन हो सकते हैं। साधारण बहुमत से, ठीक है, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति के साथ। ठीक है, तो कौन सा संशोधन किस प्रकार से होगा, संशोधन क्या है, ठीक है, कैसे वो होंगे, उन सभी के संबंध में जो उपबंध आपको दिए गए हैं वो आपको भारतीय संविधान के भाग 20 में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
जब हम भाग 5 पढ़ेंगे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग 21। भाग 21 हम एक वर्ड से लेंगे टी। टी का मतलब है टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजन। जो है तो स्पेशल, जो किसी विशेष परिस्थिति के निपटने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो अस्थायी है, टेम्परेरी है, वो स्थायी नहीं है। तो ऐसे सभी नियम जो हैं वो भाग 21 में डाल दिए गए। मैं इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे सकता हूं, अनुच्छेद 370 जो हाल ही में कई दिनों में हटा दिया गया, जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य होने का दर्जा देता था। आपने देखा उसे हटा दिया गया। उसे इतनी आसानी उसे हटाया क्यों गया, या उसे क्यों हटा सकती थी सरकार? क्योंकि वो अस्थायी था और वो भाग 21 में डाला हुआ था, तो सरकार उसे हटा सकती है। और यहां पर वही देखने को मिला कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। यहां पर विशेष उपबंध तो है, लेकिन वो साथ में अस्थायी है। सरकार चाहे तो उन्हें बहुमत के साथ हटा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अंतिम हमारा जो है भाग आएगा वो हम लेंगे एस से, और एस में शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम। यहाँ पर भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम हो क्या होगा, और भी कई संक्षिप्त नाम जो बचे हुए हैं उनका उल्लेख अनुच्छेद 393 से 395 के मध्य भाग भारतीय संविधान के भाग 22 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि भारतीय संविधान के 22 भाग आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और मुझे नहीं लगता कि अब आप इसे भूल पाएंगे या फिर आपको इसे भूलने के लिए कोई समस्या होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस इसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप भूलने लगते हैं तो बहुत आसान भाषा में और बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ मैंने आपको ये समझाए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में आप वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।